नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध खतरनाक मोड़ पर है। इस युद्ध में न ही रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन कदम पीछे खींचने को। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की लाख कोशिशें भी इस युद्ध को खत्म करने में सफल नहीं हो पाई। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बुडापेस्ट में होने वाली बैठक स्थगित हो चुकी है। ऐसे में इस युद्ध के समाप्त होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो वहीं यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कीव से लेकर खार्किव तक रूस की बमबारी जारी है। रूस के विध्वंसक अटैक के बाद यूक्रेन के शहर शहर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने खार्किव में ड्रोन स्ट्राइक की है। खार्किव में ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो भी आया है। वीडियो में खार्किव में ड्रोन गिरते दिखाई पड़ रहे हैं। ये कामिकाज़े ड्रोन हैं, यानी सुसाइडल ड्रोन हैं, जो कि पहुंचते हैं अपने टारगेट के नज़दीक और वहां जाकर टारगेट को निशाने पर ले लेते हैं। खार्किव शहर में, जो कि बड़ा शहर है कि राजधानी कीव के बाद, यहां पर रूस ने ड्रोन से स्ट्राइक की है। और ड्रोन से स्ट्राइक का मतलब रूस अब पूरी तरीके से निशाना बनाने पर आमादा है, यानी रूस चाहता है इस सब को अब खत्म किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारियां आपको बता देते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर, जी हां, रूस का हमला हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला किया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर हमला किया गया है, यानी यूक्रेन की जो बिजली सप्लाई है, यूक्रेन की जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बहुत बुरी तरीके से इस वक्त प्रभावित हैं। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर ड्रोन से हमला। क्रामाटोर्स्क इलाका है जहां पर रूस ने यह हमला किया। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ। MLRS से यह विध्वंसक हमला यहां पर किया गया, जहां पर रूस ने यह हमला किया है। सैन्य पोस्ट पर रूस ने यह सैन्य अटैक किया है। यूक्रेन का रूस पर यह बारूदी प्रहार हुआ है। चेल्याबिंस्क है की फैक्ट्री पर ड्रोन दागे गए हैं। अब खार्किव की भी बात बता देते हैं आपको। खार्किव में एक नई तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी भीषण हमला किया गया है। चेरकासी और इजमेल पर रूस ने हमला किया है, यानी रूस ने एक बड़े इलाके को इस हमले की जद में रखा हुआ है। रूस के लिए ये बहुत गौरव की बात होगी कि रूस जो निशाने लगा रहा है, और ये जब गौरव की बात होती है तो गौरव को एक देश समझता भी है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर अब हमला कर रहा है रूस। अब कई जगह वो ले जाकर जो हालत खराब कर रहा है, उससे रूस चाहता है कि यूक्रेन को इस हालत में ला दिया जाए कि इससे पहले की चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ कदम आगे बढ़े, रूस यूक्रेन में काफ़ी एडवांस हो जाए। खार्किव, कीव के साथ चरकोसी, कई जगह रूस हमले कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रूस ही ये हमले कर रहा है, ये हमले यूक्रेन भी कर रहा है, जिसके बाद रूस इनका जवाब दे रहा है। लेकिन रूस का दिया जा रहा जवाब कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। बड़ी खबर यहाँ पर यही है कि अब उन शहरों में जहाँ चीज़ें बहुत ठीक चल रही थी, वहाँ पर भी रूस का ये हमला हो रहा है। शायद रूस को भी लगने लगा है कि देर सबेर अब वो स्थितियाँ बन रही हैं जहाँ पर ये युद्ध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते या तो सीज फायर में तब्दील हो जाए या ख़त्म हो जाए। उससे पहले जितना एडवांस कर सकता है रूस, उतना एडवांस हो जाए। निपुण आलम म्यान मेरे साथ है, मेरे विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ गए। निपुण सर, बहुत स्वागत है आपका। मेजर मोहम्मद अली शाह भी बहुत जल्दी जुड़ेंगे। निपुण सर,
क्या मैं इसे ये कह सकता हूं, क्या मेरा ये कहना कहीं से गलत है कि अब रूस जो हमले कर रहा है, रूस कहीं समझ रहा है चीज़ों को कि अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन रहे हैं कि या तो सीज फायर पर सेटल करना होगा या फिर इस युद्ध को ख़त्म करना होगा बहुत जल्दी। और इससे पहले कि ऐसी सिचुएशन बने, वो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा एडवांस कर लेना चाहता है, जिससे नेगोशिएट करने में आसानी हो और जिससे एक बड़ा इलाका उसके हाथ में आ जाए। हाँ राजीव जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही। और देखिए अभी जो वर्तमान हालात हैं, जैसे इसराइल और हमास का अगर वो रुकता है तो ये बहुत बेटर जानता है रशिया की पूरे यूरोप का और अमेरिका का जो फोकस होगा वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक अच्छा खासा क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और उस कॉन्फ्लिक्ट में पूरा यूरोप का, अमेरिका का जो सपोर्ट है वो आपका कौन होगा? अमेरिका का सपोर्ट यूक्रेन को मिलेगा। तो रशिया इस स्थिति को नहीं चाहता कि लंबे खींचे, क्योंकि जितना लंबा और खींचेगा तो उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन राजीव जी क्या है कि अगर हम रशिया को देखते हैं प्रेजेंट में, रशिया की इकोनॉमी को एक वार इकोनॉमी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया तब्दील? आपने रशिया के पास में कोई विकल्प नहीं छोड़े। आज भी आप रशिया पर सेशन लगाने की बात करते हैं। कोई रशिया से अगर तेल परचेज कर रहा है या कोई भी चीज परचेज कर रहा है तो उस पर भी आप प्रतिबंध लगाने की बातें करते हैं। तो ऐसे में बात यह कि रशिया की इकोनॉमी चलेगी तो चलेगी कैसे? और रशिया की अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो ऐसी इकोनॉमी को या ऐसे कंट्री को वॉर एक विकल्प होता है जिसके माध्यम से वो अपनी इकोनॉमी को क्या करता है, चलाता है, मूव करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नाटो जो ब्लॉक है उसको भी कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर जो सेशन है उनको लूज करे बगैर अगर सोचें कि रशिया इसमें क्या युद्ध विराम कर देगा या सीज फायर कर देगा या फिर कोई समझौता कर लेगा, तमाम तरह की बातें हो जाएंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा अधूरा रहेगा, क्योंकि रशिया के जो एक इंटरेस्ट है वो तो फुलफिल होंगे ही नहीं, बल्कि उसकी इकोनॉमी को भी तो चलाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। और आपने सही बात कही कि जब भी किसी देश को लगता है कि इस तरह की संभावना बन सकती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करता है, ताकि जब बार्गेनिंग टेबल में बैठा जाए या डायलॉग टेबल में बैठा जाए तो उस टेबल में बैठने के बाद उसके हाथ में एज ज्यादा हो दूसरे से अपनी शर्तों पर युद्ध विराम कराने का। तो रशिया को तो हमेशा प्रयास ये रहा है, क्योंकि देखिए रशिया के ऑपरेशंस इतने लंबे चले हैं तो इन ऑपरेशंस का कहीं ना कहीं रशिया लाभ उठाने का प्रयास तो करेगा। और जब एक विजेता स्टेट हो यानी कि विजेता राज्य हो तो वो तो ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाने का प्रयास करेगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा लें और कितनी जमीन को क्या करें, कब्जा करें। तो मुझे लगता है कि जो हम रशिया के साथ देखते हैं और पूरा आपका क्रीमिया तो पहले ही आपको 2014 में हो चुका था। उसके अलावा ये जो बहुत सारा आपका लोनसैंक का बात करें, डोंस्टैक की हम बात करें, तो उसके जो एरिया पर कब्जा किया गया है उस पर कितने एरिया पर उसका फुल्ली कंट्रोल रहे, उसके लिए ही रशिया अपना पूरा क्या करना चाहता है कि हर तरीके से कोई कमजोरी बात है ना, कोई कमजोरी ना हो। और साथ ही क्या है कि यूक्रेन के साथ जब बार्गेनिंग हो तो रशिया का अपर हैंड और अपर हैंड रहकर रशिया अपनी बातों को मनवाए। तो मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि इस कंडीशन को देखते हुए ही रशिया के द्वारा ये सब स्टेप्स या इस प्रकार के जो अटैक्स किए जा रहे हैं। वाकई मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। मेजर शाह, आपने तो एडवांसमेंट देखे हैं, ट्रुप्स एडवांस कैसे करते हैं, लेकिन मुझे क्या ये कहने में कोई हर्ज होना चाहिए या मैं गलत कह रहा हूं, जैसे जो सवाल मैंने निपुण सर से पूछा था कि अब रशिया के अटैक्स बहुत डीप हो रहे हैं, उसमें कीव भी है, खार्किव भी है, दूसरे और इलाके हैं, क्या वो ये समझने लगा है कि जो सिचुएशन बन रही हैं वो या तो इस युद्ध के खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रही हैं या फिर एक सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रही हैं, और इससे पहले कि ये पोजीशन अचीव हो, बार्गेन करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को अपने कब्जे में ले ले, लिहाजा इस तरीके के टारगेटेड अटैक्स रूस की तरफ से तेज हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका राजू भाई। देखिए, आपको याद होगा जंग के बिल्कुल शुरुआत में ही कुछ चंद दिन बीते थे कि मैं आपके साथ ऑप्थरू में था और आपने वहाँ पे बड़े अच्छे से बखूबी आपने मीटिंग की थी। आपने प्रोजेक्टर पे समझाया था जब रूसी सेना यूक्रेन के अंदर लंबे काफले के साथ घुस पड़ी थी। और तब लोग सोच रहे थे कि भाई ये बस कीव पहुंचने वाले हैं, क्या होने वाला है, अभी क्या होएगा।
बस कुछ चंद एक दिन हुए थे उस टाइम पे ये जंग शुरू होने में। और अभी बयान आता है, और अब जाके बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, यूएस प्रेसिडेंट का, कि उनको एक वेस्टेड मीटिंग नहीं चाहिए, जाया करके एक मीटिंग भी हो, वक्त जाया हो, कि यहाँ पे उनका व्लादिमीर उनके वेस्टिंग मीटिंग चाहिए, खासतौर से व्लादिमीर पुतिन साहब से, रूस के जो हेड हैं, के जो प्रेसिडेंट हैं, ये उनसे, क्योंकि लग नहीं रहा रूस का कि कोई मंशा है कोई अभी जंग रोकने की, अभी ऐसा अमेरिका की तरफ से बयान आया है। और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं, लंबी चली हैं, हम सोचे थे अब रुकेगी तब रुकेगी, शुरुआत में शायद 4 दिन 1 हफ्ते में रुक जाए जंग, लेकिन लंबा खिंच गई जंग। यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी, हो सकता है उसको मदद मिली हो इसकी, क्योंकि नाटो राष्ट्र और वेस्टर्न पावर से, इसलिए, मगर कुछ भी हो, जोश जज्बे यूक्रेन की वासियों की को मैं, भाई देश प्रेमी, वहां से मैं सीखूं कि भाई जज्बा तो था। रूस हमारा दोस्त है, रूस पीछे नहीं हटा, रूस दबादब तबादब हमले करता गया यूक्रेन के ऊपर, और अभी भी पीछे नहीं हट रहा है वैसे अगर हम देखें। और दिल के किसी कोने में राजू भाई कोई भी जंग नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है शांति, अमल, चैन, सुख से सोएं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि भाई अभी आप इमिडिएटली आप जंग रोको और गो बैक टू योर फैमिलीज, अपने परिवारों के पास बाहर वापस जाओ। डोनाल्ड ट्रंप साहब, और अगर हम देखें तो नोबेल पीस प्राइज मरिया मचादो को ऑलरेडी मिल चुका है, तो नोबेल पीस प्राइज पे शायद वो नहीं कर रहे हो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब हो सकता है कि वो जेन्युइनली एक तरीके से इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या ये जंग रुकेगी, सवाल ये होता है। मगर राजू भाई माफ कीजिएगा, मुझे लग नहीं रहा कि ये जंग, जिस तरह के आसार मैं देख रहा हूं ना अभी, मुझे लगता नहीं है कि जंग बदकिस्मती से अभी फिलहाल तो कुछ दिनों में थमने वाली है। अभी शायद मुझे लग रहा है शायद लंबा और चल सकती है जंग राजू भाई। लंबा और चल सकती है जंग, लेकिन रूस अब तक बचता था इन चीज़ों से। हम जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे अभी शहर की, ये शहर है, व्यस्त इलाका था, और यहाँ पर अटैक करना, मैं ये बात मानता हूँ कि ये किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं था, लेकिन जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं होता है तो फिर दहशत या डर को एक मल्टीप्लाई करने के तरफ बढ़ाने वाला हमला माना जाता है। क्या निपुण सर यही करने की कोशिश कर रहा है रूस? क्योंकि अमेरिका इशारा दे चुका है कि वो खुलकर यूक्रेन के साथ है, नाटो पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ है, और डोनाल्ड ट्रंप तो अपने शब्दों को, अगर उनके पोस्ट को देखिए तो वो कुछ ऐसे डिक्टेट कर रहे हैं जैसे कि इस वॉर को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और नाटो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो कुछ कर रहा है या तो रूस कर रहा है, या फिर चीन कर रहा है, या भारत कर रहा है। देखिए, बड़े मासूम हैं अमेरिकन हैं, और बड़ी मासूमियत के साथ हम पर ही एलिगेशन लगा दे रहे हैं। हम लोग कुछ कर, हम लोग हैं ना, कमाल की बात है। अमेरिका अगर यूक्रेन को ना बढ़ावा दे, देखिए बात वही है ना कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगाना है, एलिगेशन लगाना है, किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना है और अपने इंटरेस्ट को साधना है। मैं हमेशा अमेरिका के बारे में ये बोलता हूँ कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी को थप्पड़ भी लगाता है ना राजीव जी, तो उसका भी पैसा मांगता है कि मैं तुमको थप्पड़ लगाया और मेरे हाथ में पेन हुआ है, उसका मुझे पैसा दो। तो अमेरिका के बारे में जो मासूमियत, इतना मासूम देश अमेरिका है। लेकिन देखिए बात क्या है कि आखिर ये वॉर हुआ क्यों था? वॉर होने के मूल में जो मेन कोज था, वो कोज ये था कि अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन जो है नाटो और ईयू का पार्ट बने, और रशिया चाहता था कि ऐसा ना हो। रशिया के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। रशिया को ये था कि अगर आके नाटो यहाँ पे बैठता है तो कहीं ना कहीं वो रशिया के इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के सामने क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, उसके बाद बैरियर्स लगाएंगे, और कहीं ना कहीं रशिया की जो बढ़ती हुई तरक्की है, आगे बढ़ रहा है, उसको बाधित करेंगे। और 90s का दौर उसको याद आता था। अब इधर आपका अमेरिका, यूक्रेन का कहना है कि मैं एक सॉवरेन कंट्री हूँ और मैं अपना नाटो का पार्ट बनूं, ईयू का पार्ट बनूं, तुम्हें क्या। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन एक बफर स्टेट, और जो बफर स्टेट होती है उसकी जो विदेश नीति होती है वो औरों से अलग हटकर होती है।
आप उसको और देशों की तरह अपनी विदेश नीति को लेकर नहीं चल सकते। और आपको समझना पड़ेगा कि भाई हम लोग भी आज हैं। राजीव जी, आप हमेशा देखिए, हम तो चीन के सामने अगर खड़े होते हैं तो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल उसी टोन में खड़े होते हैं, अमेरिका के सामने खड़े होते हैं तो उसी टोन में खड़े होते हैं। आपको डिफर करना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, चीन के साथ कुछ और, अमेरिका के साथ कुछ और। तो मैं समझता हूँ कि यूक्रेन ने इस वॉर को जो खींचातानी की, वो यूक्रेन की जिद के कारण, जेलेंस्की की जिद के कारण, और कहीं ना कहीं रशिया को डिस्टर्ब कराने के लिए कि रशिया की ग्रोथ को डिस्टर्ब और चीन के साथ में क्या हो, जो मिलकर रशिया और चाइना चुनौती दे रहे थे अमेरिका को, उसमें डिक्लाइन हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इतना लंबा समय हो गया वॉर करते हुए, हालांकि रशिया की कैलकुलेशन थी कि इतना लंबा नहीं खींचेगा, कुछ एक हफ्तों में ही ये वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन लंबा खींचा। लंबा खींचने की वजह क्या थी कि यूक्रेन को फंडिंग हुई, यूक्रेन को पैसा भेजा गया, यूक्रेन को वेपन भेजे गए, तमाम तरह की चीजें भेजी गई। उससे यूक्रेन ने वॉर को क्या है काफी लंबा एक्सपेंड किया, यानी कि खींचा। अब बात यहाँ पर उठती है कि असल में इस मैटर का सोल्यूशन, मैं ये देखता हूँ कि इस मामले का सोल्यूशन, लेकिन होता क्या है राजीव जी, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक ही चीज पर चलती है, और वो है इंटरेस्ट। अगर आज वॉर को रोकने में इन सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें रशिया हो, चाइना हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप के और देश हो, अगर उनका इंटरेस्ट रहेगा और उनको लगता है कि रोकने में भलाई है, तभी ये वो रुकेगा। अब देखिए, इसराइल हमास के बीच में पीस डायलॉग्स हुए, लेकिन इसराइल ने फिर दोबारा से अटैक कर दी। तो ये कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह के इश्यूज हैं, जैसे रशिया यूक्रेन ऐसा बन चुका है, इसराइल फिलिस्तीन ऐसा बन चुका है, ऐसे ही और बहुत सारे, अजरबैजान को लेकर हम बात करें तो ये इश्यूज आपके चलते रहेंगे। स्थायी सोल्यूशन मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रशिया ने जिस जमीन पर कब्जा कर लिया वो जमीन वापस देने को तैयार नहीं होगा। यूक्रेन चाहेगा कि सारी जमीन वापस मिले। आज अगर युद्ध विराम हो भी गया तो कल को फिर तनाव नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर बड़ी मज़ेदार बात है यहाँ पर। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह को भी लाना चाहूँगा इस चर्चा में। मेजर शाह, इस पूरी 4 साल की लड़ाई में जो रूस के बॉर्डर से खार्किव की दूरी थी वो दूरी हो गई है अब कम, क्योंकि डोनेट्स्क कब्जे में आ चुका है, ज़पोरिज़िया, क्रीमिया पहले ही कब्जे में था। अगर ओडेसा में जो रूस अब हमला कर रहा है और इसके साथ इस्माइल में भी हमला कर रहा है, क्या रूस की कोशिश पूरी तरीके से यूक्रेन को ब्लैक सी के रूट से काटने की है? क्योंकि अगर ये हो जाता है तो यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा और उसके बाद यूक्रेन कुछ भी कर ले वो अचीव नहीं कर सकता जो यूक्रेन चाहता है। जी, आपने आपका अंदाजा और आपका एनालिसिस की मैं दाग देता हूँ राजू भाई। बिल्कुल, देखिए 2013 में जब रूस ने क्रीमिया पे एनेक्स किया था और यूक्रेन क्रीमिया को अब तक वापस ले नहीं पाई है वहां से, बल्कि बस जंग शुरू होने से पहले कुछ चंद एक दिन पहले जर्मनी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हिंदुस्तान आए थे यूएसआई के अंदर, और तकरीबन 4 साल हो गए इस बात को। तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था यूएसआई के अंदर, जो कि लाइव स्ट्रीम हुई थी और इनविटेशन पे लाइव स्ट्रीमिंग थी। उनके जहन से शायद निकल गया होगा। उन्होंने कुछ बयानबाजी दी थी। उन्होंने कहा था कि अब यूक्रेन क्रीमिया को वापस नहीं ले पाएगा, अब वो भूल जाए। प्रेसिडेंट पुतिन को केवल रिस्पेक्ट, इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। और ये मैं आपके और मेरे बीच की बातें हैं और ये बातें बाहर ना जाए, और ये लाइव स्ट्रीमिंग में चल रहा है। ये जब जर्मन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जर्मनी पहुंचे वापस हिंदुस्तान से, इनको जाते ही पहला काम इस्तीफा देना पड़ा इनको। तो देखिए, क्योंकि उन्होंने ये बयान किया और बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि जर्मन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कुछ गलत नहीं बोला, ऐसा था। ओलफ स्कॉल्स चांसलर साहब थे, ओलफ स्कॉल्स ने उनका इस्तीफा लिया। अब आप देखिए, क्या रूस स्ट्रेटेजिकली ब्लैक सी यानी कि क्रीमिया की ओर की तरफ का रास्ते से वहां से ताकि यूक्रेन लैंडलॉक कंट्री हो जाए? जी हाँ, ये भी एक लंबी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम कुछ चंद एक चीजें हम कुछ चंद एक कड़ियां जोड़ें। अब आप देखिए, पुतिन साहब की और ट्रंप साहब की अलास्का में मुलाकात हुई थी अगस्त के अंदर, लेकिन कुछ नतीजा इसमें निकल नहीं पाया।
तो व्हाइट हाउस ने बोला ठीक है, अगर ये डिसीजन होता है कि दूसरी मर्तबा अगर मीटिंग होती है पुतिन साहब की और ट्रम्प साहब की, जहां पर भी कोई मसला हल नहीं हो पाएगा, एक ही वही सिनारियो होगा, तो फिर इसका मीटिंग करें ही मत। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ से ये आया मीटिंग कि हम मीटिंग नहीं करेंगे। अब देखिए जो रूसी हैं, वो उनका कहना था कि जो रूसी हैं उनकी डिमांड कुछ ज्यादा थी, कुछ ज्यादा चाहिए था उनको, और जो अमेरिकन थे उनको ना मंजूर था। क्या जब जैसे कि एक नो डील हुई, और बुडापेस्ट के अंदर भी नो डील होगी, बुडापेस्ट के अंदर इनकी मीटिंग में कुछ नतीजा निकलेगा नहीं, तो मतलब ही नहीं बनता कुछ, क्यों आगे बढ़ाए मीटिंग को। और ये एक सीनियर यूरोपियन डिप्लोमेट ने, जो रेडियो हैं, जो प्रेस के लोग हैं, उनको ये बताया। अब एक प्रेपरेटरी पहली मीटिंग हुई, मतलब जो कि होनी थी, बल्कि हुई भी नहीं, होनी थी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मारियो रूबियो और रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव की, जो कि इसी हफ्ते में होनी थी। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आता है कि भाई एक बहुत ही फोन कॉल पे एक बहुत ही प्रोडक्टिव कॉल हुई, जिसका नतीजा भी निकला, तो अब मीटिंग नहीं होगी। एक तरफ दोनों राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिपरेटरी मीटिंग जो होनी थी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके मारियो रूबियो और रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव की, वो फोन कॉल पे मामला हल हो गया, ऐसा उनका कहना था। अब मंडे को ट्रंप साहब ने बोला कि भाई एक सीज फायर प्रपोजल था, जो कि कीव ने बैक किया था, यूरोपियन लीडर्स इसको फ्रीज करने वाले थे, और वो करंट फ्रंट लाइन पे होना था। लेकिन क्या हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि भाई लेट इट बी, उन्होंने बोला कि छोड़ दो। पता नहीं मुझे क्यों लगता है मेजर, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जो अब बाउंड्रीज नई सेटल हो चुकी हैं, यही बाउंड्रीज अब आगे फाइनल रहेंगी। यूक्रेन कुछ भी कर ले, नाटो कितना भी आ जाए। निपुण सर, क्या आप मेरे सवाल को और विस्तार दे पाएंगे? क्या रूस की कोशिश यही है कि इस्माइल हुआ, ओडेसा हुआ, यहां पर जो अटैक इस वक्त वो कर रहा है ड्रोन के जरिए, इनको अगर कब्जे में ले लेता है तो यूक्रेन के लिए ब्लैक सी का रास्ता बंद हो जाएगा और उसके बाद यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री होगा? देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपकी बात अगर हम वैसे भी देखें ना, तो क्रीमिया पर कंट्रोल करने का भी रीजन नहीं था। देखिए, रशिया के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है, रशिया का जो पूरा का पूरा रूट थोड़ा बहुत है जो ट्रेड करता है, वो बहुत ही माइनर सा ब्लैक सी से ओपन होता था और मेडिटेरियन सी से थोड़ा बहुत। अब क्या था कि रशिया का अगर हम ईस्ट वाला बेल्ट देखें, ये पूरा का पूरा आपका ब्लॉक रहता है और थोड़ा बहुत 1-2 महीने के लिए ये गर्मियों में आपको ओपन होता है, बाकी सारा रूट इधर से ही। तो क्रीमिया कंट्रोल करने के बाद में उसने ब्लैक सी में अपनी स्थिति को क्या किया, मजबूत किया है। और जब हम बात करते हैं कि जो बाकी रेदर देन एरिया, यानी कि हम बात करें ईस्ट वाले, ईस्ट और साउथ वाले यूक्रेन की हम बात करें, तो उन हिस्सों पर अगर कंट्रोल होता है तो रशिया की स्थिति ब्लैक सी के अंदर क्या होती है, मजबूत होती है। और देखिए, एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात कही जाती है कि जिसका ट्रेड रूट पर या फिर ओशियन रूट्स पर कंट्रोल होता है, उसको अपना इन्फ्लुएंस प्रभाव बढ़ाने में काफी ज्यादा क्या मिलती है, मदद मिलती है। अमेरिका और जापान का भी जो प्रभाव रहा, वो प्रभाव इसका बहुत बड़ा रीजन था कि उसने समुद्र के ऊपर और खास तौर से अपने आसपास में, अभी आप देखिए चीन का आप सुनते होंगे साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी पर कंट्रोल करने के पीछे चीन की भी यही मकसद थी कि इधर से कोई भी अगर शिप निकलता है तो उसका पूरा का पूरा जो है वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरे नियंत्रण में रहेगा। तो मैं मानता हूं कि रशिया ने जिस जमीन पर कब्जा कर लिया है, वो तो बिल्कुल भी वापस लौटने वाला नहीं है। कम से कम मैं मान के चलता हूँ लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये तो एरिया वापस होने वाला ही नहीं है। साथ ही क्या है कि कुछ ऐसा आपका बफर जोन की तरह, देखिए रशिया की कोशिश ये रहेगी कि इन सारे रीजन्स को एक बफर जोन की तरह बना दिया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर यूक्रेन के माध्यम से यूरोपियन पावर्स या नाटो पावर्स जो है वो दोबारा से फिर रशिया के खिलाफ को अटैक करने का प्रयास करें, तो इस बफर जोन के अंदर ही क्या कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए। तो रशिया उस तैयारी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए रशिया का जो नेचर है, इसराइल का जो नेचर है, अमेरिका का जो नेचर है, इन तीन देशों का नेचर मैं बोलता हूँ हमेशा कि इन कंट्री का नेचर जो है वो हार्ड पावर कंट्री का नेचर है। हार्ड पावर कंट्री का मतलब होता है कि अगर उस पर हुआ हमला, तो उस हमले को वो कई गुना ज्यादा सख्ती से क्या करता है, प्रत्युत्तर देता है, यानी कि उसको क्या कर रिप्लाई करता है। तो जो ये हार्ड पावर कंट्रीज हैं, हार्ड पावर कंट्रीज का
डिफेंस बजट भी ज्यादा होता है। डिफेंस बजट ज्यादा कहाँ से होगा, यानी कि जनता के जो टैक्सेस है वो बड़ी मात्रा में लिए जाते हैं। तो अगर इस तरह के देशों के ऊपर चाहे रशिया और इसराइल हो, तो पब्लिक का एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो इनके साथ खड़ा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रशिया किसी भी स्थिति में अपनी उस अपनी अपनी उस पोजीशन को लेकर, अपनी उस स्थिति को लेकर बिल्कुल भी वीक नहीं करना चाहेंगे कि जितनी जमीन पे हमने मेहनत करी है, खून बहा है, हमारे सैनिक मरे हैं, उतना जमीन तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि रशिया की स्थिति जो है वो कुछ इसी तरह की रहने वाली है, और मुझे नहीं लगता है किसी तरीके से कि वो उस जमीन को वापस करने वाला होगा। ठीक है कि थोड़ा बहुत और एरिया जो है वो वापस कर दिया जाए, लेकिन ईस्ट वाला जो आपका एरिया है उसको वापस नहीं करेगा। जी वाकई आप सही कह रहे हैं सर। जो स्थिति है यहाँ पर उससे समझ में आ रहा है कि रूस एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वो स्ट्रेटेजी लोग समझ ना रहे हो, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हालांकि जीत के भी अमेरिका अगर ये कहे बाद में कि हमने इस युद्ध को रुकवा दिया, दरअसल नाटो और अमेरिका की उसमें हार छुपी हुई होगी। बहुत धन्यवाद मेजर मोहम्मद अली शाह और निपुण सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।